सो वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। ये आपका लास्ट लेक्चर है इनर प्रोडक्ट स्पेस का। तो स्टार्ट करते हैं हम ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनल प्रोसेस इस थ्योरम से। ठीक है, तो ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो वो फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है उसके पास ऑर्थोगोनल बेसिस रहेगा और ऑर्थोनॉर्मल बेसिस रहेगा। ठीक है, तो सब आपको पता है ऑर्थोगोनल क्या होता है। ऑर्थोगोनल यानी जब आप वैल्यू वी आई वी जे का लेते थे, इनर प्रोडक्ट दो डिफरेंट वेक्टर का लेते थे तो वैल्यू क्या मिलती थी, 0 मिलती थी। तो ये आपका ऑर्थोगोनल था। और जब आप वी आई लेते थे वैल्यू 1 मिल रही है, इनर प्रोडक्ट वी आई वी जे ले रहे हैं वैल्यू 0 मिल रही है, तो ये दो कंडीशंस जब वो सेटिस्फाई करता था तब हम उसे ऑर्थोनॉर्मल कहते थे। ठीक है, ये ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन है, ये ऑर्थोनॉर्मल की डेफिनेशन है। तो यानी क्या कह रहा है कि अगर आप फाइनाइट डायमेंशन इनर प्रोडक्ट स्पेस में हो तो वो इन ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है। मतलब हमारे पास एक ऐसे बेसिस होते हैं जो कि ऑर्थोगोनल होते हैं। ठीक है, यानी इसके पास ऑर्थोगोनल बेसिस होगा और ये फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस के पास, इनर प्रोडक्ट स्पेस के पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगा। ठीक है, ये कौन कह रहा है, ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनल प्रोसेस कह रहा है। ठीक है, यानी ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनल प्रोसेस क्या कहता है कि अगर आपके पास फाइनाइट डायमेंशन इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो आपके पास ऑर्थोगोनल बेसिस भी होंगे, और आपके पास फाइनाइट डायमेंशन इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो आपके पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस भी होंगे। ठीक है, तो ये जो है इस थ्योरम को समझने के लिए हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट है V is finite dimension inner product space and if W is a subspace of V। देखिए, अगर आप कह रहे हो कि V finite dimension space है, W उसका सबस्पेस है, तो हम क्या कर सकते हैं, V इक्वल टू W प्लस W ऑर्थोगोनल लिख सकते हैं। ठीक है, यानी हमारा V जो है वो कैसा बना होता है, V जो है वो W प्लस W ऑर्थोगोनल से बना हुआ होता है। मोर पर्टिकुलरली V इज द डायरेक्ट सम ऑफ W एंड W ऑर्थोगोनल। डायरेक्ट सम में क्या होता है, W इंटरसेक्शन W ऑर्थोगोनल अगर आप लोगे तो वो वैल्यू क्या मिलती है आपको, 0 वैल्यू मिलती है ना। यानी ये जो वैल्यूज मिलती है W इंटरसेक्शन W ऑर्थोगोनल तो वैल्यू 0 होती है। और जब आप कोई भी वेक्टर को लेते हो तो वो हमेशा W प्लस W ऑर्थोगोनल के फॉर्म में रहती है ना। यानी ये कह रहा है कि अगर आप ये होल वेक्टर स्पेस ले रहे हो तो W प्लस W ऑर्थोगोनल जो है वो आपको क्या देगा, टोटल स्पेस V देगा। ठीक है, नेक्स्ट है इफ V इज फाइनाइट डायमेंशन इनर प्रोडक्ट स्पेस, तो यानी अगर आप W ऑर्थोगोनल को ऑर्थोगोनल लोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, W मिलेगी। ये भी बहुत इजी है, ये V है W है, तो ये वैल्यू अगर W ऑर्थोगोनल है, अब इसका ऑर्थोगोनल लोगे तो आपको फिर से W मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे सेट ऑफ वेक्टर्स कंटेन करता है जो इन दोनों को 0, जो आप इसके सारे वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट इसके वेक्टर्स के साथ लेते हो तो वैल्यू आपको 0 मिलती है ना। तो यानी ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अगर आप कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपको ओरिजिनल वेक्टर ही मिलेगा, ओरिजिनल स्पेस ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इफ V इज फाइनाइट डायमेंशन इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड इफ F इज लीनियर फंक्शनल ऑन V देन देयर एग्जिस्ट अ U0 बिलोंग्स टू V सच दैट F ऑफ V इज इक्वल टू V U0। ठीक है, तो यानी क्या कह रहा है, अगर आपके पास फाइनाइट डायमेंशन इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ठीक है, और F क्या है, लीनियर फंक्शनल है, F लीनियर फंक्शनल है, यानी F ऐसी मैपिंग है, F ऐसी सेट ऑफ मैपिंग है जो आपको क्या देता है, यहाँ पे स्केलर दे रहा है। ठीक है, F ऐसे सेट ऑफ फंक्शंस है जब आप जो भी एलिमेंट आपको आप मैप करोगे तो आपको एक स्केलर मिलेगा, यानी यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, रियल वैल्यू मिल रही है। तो ये ऐसे सेट ऑफ फंक्शंस जो आपको स्केलर दे रहा है उसको आप क्या कहते हो, लीनियर फंक्शनल कहते हो। ठीक है, जब आपको रियल नंबर मिल रहा है, मैपिंग करके रियल नंबर मिल रहा है तो हम उसको लीनियर फंक्शनल कहते हैं। ठीक है, इफ F इज अ लीनियर फंक्शनल, ये हमारा मैपिंग जो है वो लीनियर फंक्शनल है। ठीक है, किस पे, V पे, देन देयर एग्जिस्ट U0 बिलोंग्स टू V, यानी यहाँ पे एक U0 बिलोंग करेगा इस तरीके से कि आप क्या करोगे, यहाँ पे ये सपोज स्केलर क्या है, V है, तो यानी जब आप F ऑफ V ले रहे हो, ये वैल्यू जो आपको मिल रही है U0 पे, यानी ये जो वैल्यू आपको मिल रही है यहाँ पे अगर आप फंक्शन अप्लाई, ये वैल्यू है इस पे फंक्शन अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है, V मिल रही है। यानी ये जो वैल्यू आपको मिल रही है V, वो आपको क्या दे रही है, F ऑफ V जो है वो आपको क्या दे रही है, इनर प्रोडक्ट ऑफ V कॉमा
यू नॉट दे रही है फॉर ऑल वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी, यानी ये जो वी मिल रही है आपको, इस वी का इनर प्रोडक्ट जब आप कर रहे हो यू नॉट के साथ, तो आपको एफ ऑफ वी इज इक्वल टू वी कॉमा यू नॉट मिलता है। ये आपका फाइनल डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस का लीनियर फंक्शनल के ऊपर में ये वैल्यू है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर लीनियर फंक्शनल है तो आपको वैल्यू जो है वो मिलती है इनर प्रोडक्ट वी कॉमा यू नॉट। ठीक है, ये एक चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम ऑफ पैरेलल लॉ। क्या है पैरेलल लॉ? क्या कहता है कि अगर आप नॉर्म ऑफ यू प्लस वी द होल स्क्वायर लेते हो प्लस नॉर्म ऑफ यू माइनस वी द होल स्क्वायर लेते हो तो वो वैल्यू क्या होती है, 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, यानी अगर आप ये वेक्टर लेते हो u प्लस वी u माइनस वी, तो दैट मीन्स ये जो है ये एडिशन जो है वो पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू जो है वो होती है 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर। ये जो है वो ये आपको पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन आपको ये रिजल्ट देता है, तो ये आपको रिमेम्बर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेसल्स इनइक्वालिटी। बेसल्स इनइक्वालिटी क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई सेट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स है, जैसे W1 टू WM ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स है, और आपने ये समेशन i इक्वल टू 1 टू m मॉडुलस ऑफ WI VI स्क्वायर इस तरीके से कोई वेक्टर लिया, इस तरीके से वैल्यू ली है, तो ये वैल्यू जो है वो क्या होंगी, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर होगी। एक्चुअली में जब आप कॉची इनइक्वालिटी पढ़ते हो तब आप क्या देखते हो, VI V अगर इस तरीके से आप लेते हो तो वो वैल्यू क्या देती है आपको, नॉर्म ऑफ V द होल स्क्वायर देती है डॉट नॉर्म ऑफ WI द होल स्क्वायर देती है। पर यहाँ पे WI क्या है, ऑर्थोनॉर्मल सेट है। ऑर्थोनॉर्मल सेट है यानी ये वैल्यू जो है वो आपको ऑर्थोनॉर्मल सेट में वैल्यू क्या देती है, नॉर्म ऑफ WI का वैल्यू क्या देती है, 1 देती है ना। ऑर्थोनॉर्मल सेट खुद का अगर नॉर्म निकाल रहे हो तो वैल्यू क्या मिलती है, 1 देती है। तो यानी ये जो कंडीशन है वो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ कॉची थ्योरम जो है वो इजीली सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोनॉर्मल सेट अगर आप लगाते हो तो ये वैल्यू आपको बेसल्स इनइक्वालिटी कहलाती है, जो कि ये तो प्रूफ किया हुआ है टोटली कॉची थ्योरम की मदद से। ठीक है, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी थ्योरम की मदद से ये प्रूफ किया गया है। बस आपको ये याद रखना है कि ऑर्थोनॉर्मल सेट में जो हमारा ऑर्थोनॉर्मल सेट होता है उसमें आपको क्या देता है, नॉर्म वैल्यू जो है वो आपको क्या देती है, 1 देती है। ठीक है, खुद के साथ नॉर्म वैल्यू लोगे तो वैल्यू क्या देती है, 1 देती है। नेक्स्ट है इफ डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू n। अगर आपके पास इनर प्रोडक्ट एक वेक्टर स्पेस है जिसका डायमेंशन क्या है, n है, एंड इफ W1 टू WN इज एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स। अब ये जो सेट है वो क्या है, ऑर्थोगोनल सेट है नॉन जीरो वेक्टर्स का। तो ये जो m है ना, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, कहाँ से कहाँ तक, m+1 से n तक एक्सटेंड कर सकते हो, इस तरीके से कि ये जो सेट अब टोटल सेट जो बना है वो क्या बनेगा, ऑर्थोगोनल सेट बनेगा। ऑर्थोगोनल सेट बनेगा जो कि क्या होगा, बेसिस होगा v का। देखो ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है, हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट जो है वो क्या करते हैं, स्पैन करता है, और स्पैन करके क्या बनाता है, बेसिस बनाता है। यानी ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी छोटा ऑर्थोगोनल सेट हो, उस छोटा ऑर्थोगोनल सेट में आप और वेक्टर्स ऐड करके टोटली एक ऐसा सेट बना सकते हो जो कि क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और ऑर्थोगोनल हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ऑर्थोगोनल होगा, और क्या बनाएगा, वो बेसिस बनाएगा उस सेट v का। क्यों? क्योंकि v का डायमेंशन खुद क्या है, n है, इसलिए वो जो टोटल नंबर ऑफ सेट होंगे वो क्या होंगे, n इन नंबर्स होंगे। ठीक है, ये है हमारा ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनाइजेशन प्रोसेस का ये फर्स्ट एग्जांपल, जो आपको ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनल प्रोसेस का जो थ्योरम आपने देखा था उसका एक्सप्लेनेशन करेगा। यानी ये क्या कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे 3 वेक्टर्स है जो कि काय में हो, v3 में हो, तो हमको क्या करना है, ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू उसका ऑर्थोनॉर्मलाइज वेक्टर जो है वो निकालना है। यानी यहाँ पे आपको ऑर्थोगोनल वेक्टर और ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर, ये दोनों वेक्टर जो है वो निकाल के दिखाने हैं। ठीक है, तो आप ये कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट लोगे, जो आपको वेक्टर दिए हुए वो लिखोगे। अब इसमें नाम दो v1 v2 v3। ठीक है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर काय में है, v3 में है।
तो अब आप क्या करोगे, ये जो आपका W1 है इसको V1 के बराबर मानोगे। W1 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू 1 1 1। अब इसका नॉर्म निकालोगे। नॉर्म कैसे निकलेगा, नॉर्म ऑफ W1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी अंडर रूट क्या आएगा यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, ये आपने क्या निकाला, नॉर्म ऑफ W1 निकाला। अब आप W2 निकालोगे। W2 कैसे रहेगा, क्योंकि ये W1 W2 जो है वो आपको क्या देंगे, वो आपको वेक्टर्स देंगे। ठीक है, तो अब W2 निकालोगे। देखो इसके पहले हमें बताया था W2 निकालने का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, V2 माइनस इनर प्रोडक्ट V2 W1 ऑफ W1 अपॉन नॉर्म ऑफ W1 द होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला जो है वो हमने पहले भी देखा था। ऑर्थोगोनल प्रोसेस करने का ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज ये V2 जो है वो क्या होगा 0 1 1, तो ये 0 1 1 आपने लिखा माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ V2, ये 0 1 1 आपका है, और W1 जो है वो क्या रहेगा V1 1 1 1 अपॉन नॉर्म ऑफ W1 जो है इसका स्क्वायर, अंडर रूट जो 3 था उसका स्क्वायर करोगे तो आपको 3 मिलेगा। W1 जो है वो क्या है 1 1 1। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, एक्चुअली जो भी आप ऑर्थोगोनॉर्मल या फिर ऑर्थोगोनल बेसिस निकालते हो, जो भी वेक्टर्स निकालते हो, वो वेक्टर्स निकालने का फॉर्मूला जो है वो इसी तरीके से है। इसी तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो जैसे अगर आप W3 निकालते हो तो वो वैल्यू क्या होगा, V3 माइनस V3 ऑफ W1 अपॉन नॉर्म ऑफ W1 द होल स्क्वायर W1 माइनस V3 W2 अपॉन नॉर्म ऑफ W2 द होल स्क्वायर इंटू W2। इस तरीके से ये वेक्टर जो है वो आगे आगे बढ़ते जाते हैं। बस ये आपको इस तरीके से फॉर्मूला लगाना है, ये याद रखना है। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ पे 0 1 1 लिखते हो तो अगर इसको सॉल्व करना है तो कैसे होगा, 0 इंटू 1 0 हो गया, प्लस 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस 1 इंटू 1 2 आ गया, यहाँ पे 3 यहाँ पे है, 1 1 1 एज इट इज है। अब ये वैल्यू अंदर जाएगी, -2/3 -2/3 -2/3, यहाँ पे वैल्यू क्या है 0 -2/3 क्या आएगा, -2/3 आएगा। 1 -2/3 1/3। ठीक है, 1 -2/3 1/3, यानी इस तरीके से आपको वैल्यू W2 की निकाली है आपने। अगर आपने W2 निकाल दी है, जैसे W2 निकालते हो वैसे आप W2 का नॉर्म निकालोगे। नॉर्म ऑफ W2 इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट -2/3 द होल स्क्वायर प्लस 1/3 द होल स्क्वायर प्लस 1/3 द होल स्क्वायर, यानी इसको सिंप्लीफाई करो, वैल्यू 2/3 अंडर रूट 2/3 निकालो। नेक्स्ट आपका जो ऑर्थोगोनल वेक्टर है उसका फॉर्मूला क्या होगा, W3 से होगा। W3 इज इक्वल टू V3 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ V3 W1 अपॉन नॉर्म ऑफ W1 द होल स्क्वायर ऑफ W1 माइनस फॉर्मूला क्या आएगा, इनर प्रोडक्ट V3 ऑफ W2 अपॉन नॉर्म ऑफ W2 द होल स्क्वायर इंटू W2। ठीक है, यहाँ पे V3 लिखो। आपका V3 क्या है, यहाँ पे ये वाला वेक्टर है 0 0 1 माइनस, देखो नॉर्म ऑफ W1 द होल स्क्वायर जो है, नॉर्म ऑफ W1 क्या था, अंडर रूट 3 था, है ना, अंडर रूट 3 था, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर निकालो 3 आएगा। इनर प्रोडक्ट V3 का वैल्यू 0 0 1 है, W1 का वैल्यू 1 1 1 है, W1 का वैल्यू 1 1 1 है। एज इट इज V3 लिखो, W2 लिखो, नॉर्म ऑफ W2 द होल स्क्वायर लिखो और W2 का वैल्यू लिखो। ठीक है, ये इनर प्रोडक्ट आपको सॉल्व करना आना चाहिए, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, पहले ये वाला जो ब्रैकेट है, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना, उसके बाद ही बाहर के वेक्टर से उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो यानी इस तरीके से ये वैल्यू जो है वो आती है 0 0 1 आती है -1/3। अब ये जो वैल्यू आपके पास यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 ही बचेगा, 1 1 1 एज इट इज, माइनस ये वैल्यू जो है वो होती है 2/3 होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ क्या, यहाँ -2/3 1/3 1/3, यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है, ये 0 0 है, तो ये 0 इंटू दिस 1 प्लस 0 इंटू दिस 1 प्लस 1 इंटू 1/3, यानी यहाँ पे आप क्या बच रहा है, सिर्फ 1/3 बच रहा है, यानी न्यूमरेटर में 1/3, डिनोमिनेटर में 2/3, 1/3 2/3 3 3 कैंसिल हो गया, सिर्फ हाफ बचा। ठीक है, हाफ बचा और ये वैल्यू आपने लिखा, तो इसको और सिंप्लीफाई आप करोगे, ये तीनों को सिंप्लीफाई करोगे तो 0 -हाफ ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो सपोज मैं इसको ऐसा लिखती हूँ 0 0 1 माइनस 1/3 1/3 1/3 माइनस यहाँ पे क्या आएगा, -1/3 1/6
और 1/6, ठीक है। तो यानी इस तरीके से आप इनको सिंप्लीफाई करोगे। पहले इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करो, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, -1/3 बचेगा, -1/3 बचेगा, और 1 - 1/3 यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 बच जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पे 1/3, 1/6, 1/6 आ गया, ठीक है। तो देखिए -1/3 + 1/3 वैल्यू 0 आ गई, -1/3 - 1/6 ये वैल्यू -½ आ गई, ठीक है। 2/3 - 1/6 वैल्यू +½ आ गई, ठीक है। यानी इस तरीके से वैल्यू आपको सिंप्लीफाई करनी है और वैल्यू आपको क्या निकालनी है, नॉर्म ऑफ W3, इस तरीके से W3 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। W3 का वैल्यू निकालने के बाद आप नॉर्म ऑफ W3 निकालोगे। नॉर्म ऑफ W3 कैसे निकालोगे, √0² + -½ + ½ इस तरह से निकालोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, √2 मिलेगी, ठीक है। ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स जो है वो आपके क्या मिल गए आपको, W1, W2, W3, ठीक है। W1 आपका क्या था, W1 आपका था 1, 1, 1 था, ठीक है। W1 आपका 1, 1, 1 था। W2 आपका क्या था, W2 जो है तो वो आपका ये था -2/3, 1/3, 1/3। W3 आपका क्या था, 0, -½ +½ ठीक है। अब ये जो था वो आपको, ये आपने क्या निकाला है, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स। इस तरीके से इस फॉर्मूला यूज करके आपने ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स का निकाला है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स, ये जो नेक्स्ट आप निकालोगे वो क्या निकालोगे, ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स निकालोगे, ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स निकालोगे। अब ये जो ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स आप निकालोगे, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो W1 एज इट इज है वो लिखना है, पर डिनोमिनेटर में नॉर्म ऑफ W1 लिखना पड़ेगा, यानी नॉर्म ऑफ W1 यानी √1² + 1² + 1² यानी √3 रहेगा। यानी W1 तो एज इट इज लिख लिया, नॉर्म ऑफ W1 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट W2 तो एज इट इज रहेगा, पर नॉर्म ऑफ W2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। नॉर्म ऑफ W2 आपने पहले ही निकाला है। W3 तो एज इट इज रहेगा, पर नॉर्म ऑफ W3 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्म ऑफ W3 से आप यहाँ पे डिवाइड करो तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। एक करके दिखाती हूँ, जैसे आपके पास W3 क्या है, 0 है, माइनस और ये प्लस, तो आपको डिवाइड क्या करना है, 1/√2 से डिवाइड करना है, 1/√2 से डिवाइड करना है, ठीक है, 1/√2 से डिवाइड करना है। तो अब यानी ये वैल्यू जो है वो 0 एज इट इज रह रही है, -½ और ये √2 हो गया, ठीक है, -½ और ये √2 हो गया, ठीक है। ये वैल्यू ऊपर जाएंगे तो √2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका डिनोमिनेटर है, ये 1 तो उसका डिनोमिनेटर है, ये जो √2 है वो उसका न्यूमरेटर है। तो अब ये देखिए ये वैल्यू कैसे होती है, -2 को आप कैसे लिख सकते हो, √2 × √2 लिख सकते हो। तो यानी ये √2 कैंसिल हो गया, √2 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, 0 बचा, -1/√2 बचा और +1/√2 बचा। यानी इस तरीके से आपने ये वैल्यू जो है वो लाई है, ठीक है। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यूजिंग ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनल प्रोसेस सेट ऑफ वेक्टर्स। ये जो वेक्टर्स है V4 में आपको यहाँ पे क्या निकालना है, W1, W2, W3, W4 ये चारों वेक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले ये जो वैल्यूज आपको दी हुई है V1, V2, V3, इसको नाम दो, W1 दो, W1 ये वेक्टर आपका W1 है तो इसका नॉर्म निकालो। नॉर्म कैसे निकालोगे, 1² 0² 1² 0², ठीक है। और W2 का फॉर्मूला क्या होगा, W2 का फॉर्मूला होगा V2 माइनस इनर प्रोडक्ट V2 W1 अपॉन नॉर्म ऑफ W1 द होल स्क्वायर इनटू W1, ठीक है। V2 एज इट इज लिखो, ये V2 है आपका, माइनस इनर प्रोडक्ट ये आएगा V2 ऑफ W1, V2 ये है, W1 ये है, नॉर्म ऑफ W1 द होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, W1 एज इट इज। पहले ये दोनों सॉल्व करो, इन दोनों को सॉल्व कैसे करोगे, 1² + 0² + 3², सॉरी 1 × 1 1 + 1 × 0 0 + 3 × 1 3 + 0 × 0 0 यानी 1 + 3, ये कितना हो गया, 4 हो गया, 4/2 यानी ये 2 हो गया। ये नो वेक्टर एज इट इज, इसको सब्सट्रैक्ट करो, वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। ये आपके W2 है। W2 की वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करोगे, नॉर्म ऑफ W2 द होल स्क्वायर निकालोगे, जो कि क्या होगा, √-1² 1² 1² + 0² यानी √3 आएगा, ठीक है।
ये आने के बाद आप क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे W3 का, जो कि क्या होगा V3 माइनस इनर प्रोडक्ट V3 W1 नॉर्म ऑफ W1 द होल स्क्वायर माइनस V3 W2 नॉर्म ऑफ W2 द होल स्क्वायर। V3 एज इट इज लिखोगे, V3 एज इट इज, W1 एज इट इज, W1 एज इट इज, नॉर्म ऑफ W2 W1 द होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या आएगा W1 द होल स्क्वायर का आप करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, √2 का होल स्क्वायर यानी 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा V3 W2 लिखा, W2 लिखा, नॉर्म ऑफ W2 द होल स्क्वायर यानी क्या हो गया 3, है ना। इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, इसको स्क्वायर करोगे तो वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। नेक्स्ट, अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, ये वैल्यू एज इट इज, इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 0 0, यानी ये वैल्यू 0 आ गई। तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, ये 0 है, ये वैल्यू 2 है, प्लस 0 यानी ये 2/3 हो गया, ये वेक्टर बचा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके इस तरीके से W3 का वैल्यू निकालो। नेक्स्ट आप नॉर्म ऑफ W3 निकालोगे। नॉर्म ऑफ W3 कैसे निकालोगे, अंडररूट द होल स्क्वायर 2/3 का स्क्वायर 4/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 और 1 का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करो, वैल्यू निकालो। ठीक है, तो यानी जो आपका ऑर्थोगोनल सेट था वो क्या था, W1 W2 W3, इस तरीके से आपका ऑर्थोगोनल सेट रहेगा। और जो आपका ऑर्थोनॉर्मल सेट रहेगा वो ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या रहेगा, W1 अपॉन नॉर्म ऑफ W1, W2 अपॉन नॉर्म ऑफ W2, W3 अपॉन नॉर्म ऑफ W3, यानी जो भी आपका वेक्टर था उसका उससे W1 से डिवाइड करो, W2 से डिवाइड करो, W3 से डिवाइड करो। इस तरीके से आपका ये प्रॉब्लम जो है ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनाइजेशन प्रोसेस, इसमें ये जो वेक्टर्स है आपके क्या थे, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स है, और इसके पहले वाले सेट ऑफ वेक्टर्स क्या थे, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स थे। ठीक है, ये नोट है कि रियल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ द कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स। देखो, अगर आपके पास रियल मैट्रिक्स है ना तो वो ऑर्थोगोनल होगी। ऑर्थोगोनल यानी क्या होता है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये आपकी क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ना, एक मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, तो वो आपकी क्या रहेंगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स रहेगी। तो ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई एक रियल मैट्रिक्स है तो वो ऑर्थोगोनल रहेगी, तो तब क्या होगा, उसका जो कॉलम है ना, वो कॉलम वेक्टर जो है उसके कॉलम के साथ जो है वो क्या बनाएगा, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर बनाएगा। यानी एक का कॉलम दूसरे के कॉलम के साथ में आपको आइडेंटिटी वाली वैल्यू देगा। ऑर्थोगोनल में क्या होता है, ऑर्थोगोनल में जो है वो इनर प्रोडक्ट जो है वो वैल्यू आपको क्या देती है, 0 देती है, पर किसके लिए, डिफरेंट वेक्टर्स के लिए। पर आप खुद का वेक्टर खुद के साथ लोगे तो वैल्यू क्या मिलती है, आपको 1 मिलती है। यानी आपको बस इतना याद रखना है कि ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में क्या होता है कि एक मैट्रिक्स का कॉलम जो है वो दूसरे कॉलम के साथ जो है वो क्या बनाता है, ऑर्थोगोनल सेट बनाता है। देखिए vi ऑफ vi जो है वो वैल्यू आपको क्या देती है, 1 देती है ना। तो वैसे एक वेक्टर एक कॉलम दूसरे कॉलम के साथ वैल्यू 1 देंगी और ये वैल्यू 1 देंगी, तभी तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर आप कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स लोगे तो आपको क्या मिलेगा वहां पे, z, अगर आप वैल्यू लोगे। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या बनाता है, यूनिटरी मैट्रिक्स बनाता है, यानी A थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो यानी इस तरीके से जब आप कॉम्प्लेक्स वैल्यू ले रहे हो तो आपको क्या दे रहा है, यूनिटरी मैट्रिक्स दे रहा है। अब यूनिटरी मैट्रिक्स कब मिलता है, जब उसके कॉलम जो है ऑर्थोगोनल हो उसके सेट ऑफ वेक्टर्स से। ठीक है, यानी वो एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, आपने देखा होगा साइन थीटा कॉस थीटा वाला, यानी ये जो वेक्टर है ना, वो ये जो मैट्रिक्स ए रहता है, कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ये जो मैट्रिक्स रहता है A थीटा करते हो तो वैल्यू आपको क्या मिलती है, 1 आइडेंटिटी मिलती है। और वैसे ही यहाँ पे 1 0 0 1, इस तरीके से जब आप मैट्रिक्स करते हो और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, तब ये जो मैट्रिक्स रहती है वो आपको क्या मिल देती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देती है। इसमें जो ये आपका ए जो रहता है, इसमें जो आपको मैट्रिक्स ए रहता है वो क्या रहता है, ऑर्थोगोनल रहता है। और इसमें जो मैट्रिक्स आपका रहता है ना वो क्या होता है, यूनिटरी होता है, यूनिटरी रहता है। ठीक है, ऑर्थोगोनल में क्या होता है कि
एक मैट्रिक्स का आप दूसरे मैट्रिक्स के साथ लोगे तो वैल्यू आपको क्या मिल रहा है, 0 मिलता है। ठीक है, ये वाला जो साइन थीटा कॉस थीटा वाला था वो क्या था, यूनिटरी मैट्रिक्स का। और अगर आपके पास कोई एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका उसके ट्रांसवर्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं और वैल्यू आइडेंटिटी मिल रही है, तब वो क्या कहलाता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। इस तरीके से जो मैट्रिक्स हमको मिलते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसमें इनका सेट जो है, मतलब उनका जो रो है उनके कॉलम के साथ क्या करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर्म करता है। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल और ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर जो है वो हमको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे आपका यूनिट खत्म होता है। बाय।